हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जो कि है अम्ल क्षार एवं लवण। इसी पूरे चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है अम्ल किससे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अब देखिए कुछ परिभाषाएं बताई गई हैं अम्ल की, जो विभिन्न रासायनिकों के द्वारा बताई गई हैं। तो पहले रासायनिज्ञ हैं, इनका नाम है आर्हेनियस। तो आर्हेनियस ने अम्ल की परिभाषा ऐसी बताई है कि अम्ल वे पदार्थ होता है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। तो ये थी आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा। अब दूसरे रासायनिज्ञ हैं, इनका नाम है ब्रोस्टेडलारी। इन्होंने बताया कि अम्ल वो पदार्थ होता है या अम्ल वो अणु या आयन होता है जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है उसको अम्ल कहते हैं। ये बताया है ब्रोस्टेडलारी ने। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि लुईस एसिड किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है जो अन्य रासायनिक यौगिकों से एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को स्वीकार कर सहसंयोजक बंध बनाता है। जैसे कह रहा है AlCl3 है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे यौगिक या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो रासायनिक यौगिक होते हैं वो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करके सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो ऐसा जो बनता है बॉन्ड, जो अम्ल बनता है, उसी को लुईस एसिड कहते हैं। अब अगला देखिए, अगला क्या दिया गया है। तो देखिए अगले में कह रहा है AlCl3 VF3 NH3 FeCl3, इनमें से कह रहा है कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जो NH3 है वो लुईस अम्ल नहीं है बल्कि ये लुईस बेस है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है जो परंपरागत बैटरियां होती हैं इनमें कौन सा अम्लीय घोल होता है। तो इनमें सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम लोग H2SO4 कहते हैं, इसका अम्लीय घोल पाया जाता है। अब अगला देखिए, अगले में ये कह रहा है जो लेड संचायक बैटरी होती हैं इनमें किस अम्ल का प्रयोग होता है। तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर हाइड्रोजन प्लस आयन प्रदान करता है। तो ये होता है एसिटिक अम्ल। अगले में कह रहा है सभी अम्ल के लिए सामान्य तत्व कौन सा है। तो ये है हाइड्रोजन। अगले में कह रहा है प्रबल अम्ल के विलयन में क्या होता है। तो ज़्यादातर इनमें आयन होते हैं। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है किस लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो जो नीला लिटमस होता है पेपर, उसको ये लाल कर देता है। अगले में कह रहा है वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ अन्य अधात्विक तत्व होते हैं उनको क्या कहा जाता है, वो क्या कहलाते हैं। तो इन्हीं को हाइड्रोक्सिड्स या इन्हीं को अनॉक्सी अम्ल कहा जाता है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है क्या कारण है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है को कांच की बोतलों में नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि ये जो कांच की सिलिका डाइऑक्साइड होती है उससे ये अभिक्रिया कर लेता है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है यदि धावन सोडा की जो अल्प मात्रा है उसमें लगभग 1 ml तनु HCl अम्ल मिलाते हैं तो क्या प्रतिक्रिया होगी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये तेज़ बुदबुदाहट के साथ बाहर निकलेगी। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रासायन जो उद्योग होते हैं उनमें कौन सा अम्ल मूल रासायनिक अम्ल माना जाता है। तो जो H2SO4 होता है इसको हम लोग मूल रासायनिक अम्ल मानते हैं। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो सांद्र अम्ल है इसको तनु बनाने हेतु क्या किया जाता है। तो इसमें जो जल है वो सांद्र अम्ल में डालना चाहिए, मतलब जल की मात्रा बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तनु हो जाएगा जिसको डाइल्यूट कहा जाता है। अब अगला देखिए, अगले में ये कह रहा है अम्ल से संबंधित सही तथ्य दिए गए हैं, तो इनको जान लेते हैं। तो देखिए कह रहा है जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसको तनु बनाने के लिए पानी जो है उसको अम्ल में मिलाया जाता है। इससे क्या होता है, इससे जो ये अम्ल है ये तनु हो जाता है। अगले में कह रहा है जो पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है वो बहुत अधिक होती है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कौन सा जो पदार्थ होता है गैस्ट्रिक अम्ल के एक संगठक के रूप में पेट में स्रावित नहीं होता। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो एक अम्ल के रूप में जो पेट में ये स्रावित नहीं होता। अगले में कह रहा है पानी में घुलने पर कौन सा एसिड है वो कम H+ आयन देता है। तो ये है CH3COOH, जिसको हम लोग एसिटिक अम्ल कहते हैं। अब अगला देखिए, अगले में ये कह रहा है जो एथेनॉल है इसको ईथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो ये होता है यूज सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। अब अगला देखिए, अगले में ये कह रहा है जो एक्वारेजिया है ये घोल किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वह सांद्र नाइट्रिक अम्ल है। जब इसको 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है तो जो मिश्रण प्राप्त होता है उसी को एक्वारेजिया घोल कहा जाता है।
अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है सोना व प्लेटिनम को किस विलयन में घोला जाता है। तो ये घोला जाता है एक्वा रेजिया घोल में। अब अगला देखिए अगले में ये कह रहा है जो कॉपर सल्फेट है जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4 इंटू 5H2O, ये इसका कह रहा है जलीय घोल किस कारण अम्लीय होता है, क्योंकि इसमें कह रहा है इसमें जल का अपघटन हो जाता है। अब अगला देखिए अगले में ये कह रहा है जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। तो ये ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए इसमें ये कह रहा है जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बने सोडा वाटर की प्रकृति कैसी होगी। तो ये अम्लीय प्रकृति इसकी होगी। कह रहा है इसका जो प्रयोग होता है वो शीतल पेय पदार्थों के रूप में भी किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है चूने का पानी कह रहा है किस कारण दूधिया हो जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसी के कारण ये दूधिया हो जाता है। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहती है। तो जो केरोसिन होता है जिसको मिट्टी का तेल कहते हैं उसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहती है। क्यों अनुपस्थित रहती है, क्योंकि कह रहा है केरोसिन अर्थात जो मिट्टी का तेल होता है ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन के ही यौगिक होते हैं। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है जो पानी की टंकी होती हैं इनमें लगी जो फंगी होती हैं इनको नष्ट करने के लिए किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यूज़ किया जाता है कॉपर सल्फेट का। इसके अतिरिक्त देखिए फलों की जो फसल होती हैं उनकी सुरक्षा हेतु जो कवकनाशी के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा जो कॉपर सल्फेट है इससे फंगस को हटाया जाता है। अब अगला देखिए अगले में ये कह रहा है वह कौन सी गैस है जो जल में शीघ्रता से घुल जाती है और जलीय घोल में लाल लिटमस जो नीला हो जाता है और इसमें कह रहा है HCl के साथ ये सफ़ेद धूम्र भी बनाती है। तो इतनी सारी विशेषताएं किस गैस की हैं। तो ये है अमोनिया गैस। अब अगला देखिए अगले में ये कह रहा है जो अम्लीय वर्षा होती है जिसको हम लोग एसिड रेन कहते हैं ये कहा किसे जाता है, मतलब कब होती है ये एसिड रेन। तो देखिए कह रहा है जब वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है इन जैसी जो गैसें हैं वर्षा जल के साथ घुलकर ये क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के रूप में जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो इन्हीं को ही अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अब अगला देखिए अगले में ये कह रहा है जो अम्लीय वर्षा है इसका pH मान क्या होता है। तो ये 5.6 से कम होता है। अगले में कह रहा है जब चींटियाँ काटती हैं तो कौन सा अम्ल अंतःक्षेपित कर देती हैं। तो ये होता है फार्मिक अम्ल। अगले में कह रहा है अम्ल से संबंधित कुछ सही तथ्य दिए गए हैं इनको जान लेते हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है जो फॉर्मिक एसिड होता है ये एसिटिक एसिड से अधिक तेज़ अम्ल है, ये सही है स्टेटमेंट। दूसरे में कह रहा है जो फॉर्मिक अम्ल है ये ऑर्गेनिक एसिड है। अगला देखिए अगले में कह रहा है जो खुले में रखा दूध है कुछ समय उपरांत किस कारण खट्टा हो जाता है। तो इनमें देखिए लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति हो जाती है जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। अगले में कह रहा है दूध का औसत pH मान कितना होता है। तो ये होता है 6.4 से लेके 6.8 तक। अब अगला देखिए अगले में ये कह रहा है जो नींबू होता है वो किस कारण खट्टा होता है। तो ये साइट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है, मतलब जो नींबू होता है उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब अगला देखिए अगले में कह रहा है जो लिटमस होता है ये विलयन क्या है। तो यह बैगनी रंग का रंजक होता है जिसको डाई कहते हैं जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से ये प्राप्त किया जाता है। ध्यान दीजिएगा जो लिटमस है वो कैसे प्राप्त होता है। तो थैलोफाइटा एक जो समूह का लाइकेन है उसी पौधे से ये प्राप्त होता है। यह एक प्राकृतिक सूचक होता है। अब अगला देखिए अगले में ये कह रहा है लिटमस जो विलयन है इसका वास्तविक रंग क्या होता है जब यह ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। तो मतलब लिटमस विलयन के कह रहा है जब ये ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा तब ये किस कलर का दिखाई पड़ेगा, तब ये बैगनी रंग का दिखाई पड़ेगा। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है यहाँ पे देखिए क्षार के बारे में बताए गए हैं कुछ जो प्रमुख प्राकृतिक अम्ल व उनके स्रोत हैं इनका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है इसको जान लीजिए। तो देखिए पहला अम्ल है इसका नाम है एसिटिक अम्ल। तो इसका स्रोत कहाँ से है, मतलब ये प्राप्त कहाँ से होता है। तो ये सिरके से प्राप्त होता है, शराब से प्राप्त होता है। अब इनका देखिए उपयोग क्या है। तो ये विलायक के रूप में इनका यूज़ किया जाता है, सिरके के निर्माण में भी इनका यूज़ होता है और एसीटोन बनाने में भी इनका यूज़ किया जाता है। अब अगला देखिए अगला है फॉर्मिक अम्ल। ये प्राप्त कहाँ से होता है। तो ये चींटी के डंक से जो बर्रे के डंक होते हैं यहाँ से प्राप्त होता है। इनका यूज़ क्या है। तो ये जीवाणुनाशक के रूप में फलों को संरक्षित करने में इनका यूज़ किया जाता है। अगला है साइट्रिक अम्ल। तो ये नींबू कुल के जो फल होते हैं जैसे नींबू है, संतरा है, तो इनमें सब में ये साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसका यूज़ क्या है। तो ये धातुओं को साफ करने, खाद्य पदार्थों और दवाओं के निर्माण में भी इनका यूज़ किया जाता है। अब अगला देखिए अगला है लैक्टिक अम्ल। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये कहाँ पे पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। तो ये दही में पाया जाता है।
अगला है ऑक्जेलिक अम्ल, तो ये पालक में पाया जाता है, सॉरेल के जो वृक्ष होते हैं उसमें पाया जाता है, टमाटर में भी पाया जाता है। यूज इसका होता है फोटोग्राफी में, कपड़ों की छपाई व रंगाई में। इसके अतिरिक्त देखिए जो स्याही के धब्बे हैं उनको हटाने व चमड़े के व्यंजक के रूप में भी इसका यूज होता है। अब अगला है एस्कार्बिक अम्ल। देखिए एस्कार्बिक अम्ल प्राप्त कहाँ से होता है, तो ये आंवले से, नींबू से, ये जो सिट्रिक प्रकार के फल हैं तो उनमें से ये प्राप्त किया जाता है। अब अगला है टार्टरिक अम्ल, तो ये प्राप्त होता है इमली से, अंगूर से, कच्चे आम से, तो इन सब जगहों से टार्टरिक अम्ल प्राप्त होता है। अब अगला है बेंजोइक अम्ल, तो देखिए बेंजोइक अम्ल है, इसका यूज किया जाता है दवा या खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। अगला है नाइट्रिक अम्ल, तो ये औषधि के रूप में यूज होता है, उर्वरक के रूप में यूज होता है। फोटोग्राफी व विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है। अब अगला देखिए, अगला है बेस, जिसको हम लोग क्षार कहते हैं, इसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए अगर पहला इसमें यही पूछा जा रहा है कि क्षार किसे कहते हैं, तो कह रहा है वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है तथा लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था नीले लिटमस को लाल कर दे रहे हैं, तो ये क्या काम करते हैं, तो ये लाल लिटमस को नीला कर दे रहे हैं। अब देखिए आर्हेनियस के अनुसार इन्होंने क्या बताया था कि क्षार क्या होते हैं, तो इन्होंने बताया था कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन, जिसको हम लोग OH नेगेटिव कहते हैं, ये देते हैं, तो ऐसे पदार्थों को क्षार कहा जाता है। जबकि अम्ल में इन्होंने बताया था कि वो जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। यहाँ इन्होंने बताया है कि जो क्षार होते हैं वो OH नेगेटिव आयन देते हैं। अब देखिए जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी हैं, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया ये वे अणु होते हैं या आयन होते हैं जो प्रोटॉन लेने की क्षमता रखते हैं। अभी ऊपर बताया गया था अम्ल के बारे में कि ये प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं, क्षार में बताया है कि ये प्रोटॉन लेने की क्षमता रखते हैं। तो ये थोड़ा बेसिक डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा। अब अगला देखिए, अगले में ये कह रहा है लुईस बेस किसे कहते हैं, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जो अन्य रासायनिक यौगिकों से एक जोड़े इलेक्ट्रॉन को त्याग करके सहसंयोजक बंध बनाता है। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रॉनों से क्या कर रहा है, कंबाइन हो जा रहा है, तो फिर ये सहसंयोजक बंध बना रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को ये त्याग करके सहसंयोजक बंध बना रहा है। जैसे कह रहा है NH3, ये क्या है, ये लुईस बेस है। अब अगला देखिए, अगले में ये कह रहा है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान के आधार पर किसने वर्णित किया था, तो ये किया था गिलबर्ट एन लुईस ने। कब किया था, 1923 में। अगला इसमें कह रहा है जो अम्ल क्षार अभिक्रिया है, इसमें जो अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है और क्षार जो होता है वो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो देखिए अगले में कह रहा है जो मेथिल ऑरेंज होता है वह फिनाइलएल्फथीन है, ये कैसे सूचक हैं, तो ये संश्लेषित सूचक हैं। अगले में कह रहा है जो क्षार है सार्वत्रिक सूचक है, जिसको हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं, इसके रंग को किस रंग में परिवर्तित कर देते हैं, तो ये नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। अब अगला देखिए, अगले में ये कह रहा है जो धातु ऑक्साइड होते हैं इनकी प्रकृति क्या होती है, काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। अगले में कह रहा है प्रकृति में क्षारीय हैं क्या हैं, तो ये NaOH जो है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। अगले में कह रहा है वह धात्विक ऑक्साइड जो अन्य से भिन्न है, तो यह है Al2O3। अब अगला देखिए जो प्रमुख क्षार हैं उनके स्रोत क्या हैं, उनके उपयोग क्या हैं, इसको जान लीजिए। तो देखिए पहला क्षार है, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नाम याद रखिएगा और फॉर्मूला भी इसका याद रखिएगा। फॉर्मूला है इसका CaOH का होल ट्वाइस, ये इसका फॉर्मूला है, नाम है इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये प्राप्त कहाँ से होता है, तो ये चूने का पानी होता है इसका ये स्रोत है। अगर इसका उपयोग पूछा जाए तो इनका उपयोग होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, जल को मृदु बनाने में, अम्ल से जले पर ये मरहम पट्टी के रूप में इसका यूज किया जाता है। इसके अतिरिक्त मिट्टी की जो अम्लीयता है उसको भी दूर करने में इसका यूज किया जाता है। अब अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए इसका स्रोत क्या है, तो ये रासायनिक विधियों द्वारा ये बनाया जाता है, इसका फॉर्मूला है NaOH। ये देखिए इसका उपयोग होता है साबुन बनाने में थोड़ी मात्रा में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, कागज एवं कपड़ा निर्माण में इसका यूज किया जाता है। अगला है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नाम याद रखिएगा, KOH इसका फॉर्मूला है और इसको भी रासायनिक विधि से बनाया जाता है। ये मुलायम साबुन के निर्माण में इसका यूज किया जाता है। अब अगला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला है MgOH का होल ट्वाइस। ये रासायनिक विधि से यह भी बनाया जाता है और ये पेट की अम्लीयता को दूर करने हेतु चीनी उद्योग में तथा शीरे से जो चीनी होती है उसको तैयार करने में भी इसका यूज किया जाता है। अब अगला देखिए ये बताया गया है जो अम्ल क्षार हैं उनमें अंतर क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए इस साइड में अम्ल दिए गए हैं, इस साइड में क्षार दिए गए हैं। तो देखिए अम्लों में पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं, जो क्षार होते हैं वो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं। अगले में कह रहा है जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। इसके अतिरिक्त अगला इसी में पॉइंट ये कह रहा है जो अम्ल होते हैं नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और जो क्षार होते हैं ये क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं।
अगले में कह रहा है इनका जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, और इनका जो पीएच मान होता है क्षारों का ये 7 से अधिक होता है। अगले में कह रहा है जो अम्ल होता है वो क्षार को उदासीन कर लवण व जल बनाते हैं, और जो क्षार हैं अम्ल को उदासीन कर लवण व जल बनाते हैं। अब अगला देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं अम्ल के और कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं क्षारों के, इनको जान लेते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है HCl। दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। तीसरा है सिट्रिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है C6H8O7। अगला है एसिटिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे अम्ल हैं। अब क्षार को देख लेते हैं, क्षार कौन कौन से हैं। तो पहला इसका एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है KOH। अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। अगला है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है NH4OH। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है भस्म से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं, तो जान लेते हैं। तो देखिए पहला इसमें ये कह रहा है कि सभी क्षारक होते हैं जल में विलय नहीं होते, ये स्टेटमेंट सही है। अब अगला इसी में ये कह रहा है जो सभी क्षार होते हैं जिसको हम लोग एल्कलाई कहते हैं, भस्म जो होते हैं जिसको हम लोग बेसेस कहते हैं या क्षारक कहते हैं, ये होते हैं। जबकि कह रहा है जो सभी भस्म होते हैं वो क्षार नहीं होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा सभी क्षार जो होते हैं भस्म होते हैं, लेकिन जो सभी भस्म हैं वो क्षार नहीं होते। इनका कारण क्या है, तो इसका कारण यह है कि जो सभी भस्म होते हैं उनमें जल विलय नहीं होता है। अब अगला देखिए अगले में पॉइंट में ये कह रहा है जो क्षारक होते हैं जल में हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग OH नेगेटिव आयन कहते हैं ये उत्पन्न करते हैं। अब अगला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है भस्म या क्षारक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए भस्म या क्षारक होते हैं 2 प्रकार के। अब अगला इसी में ये दिया गया है जो क्षार है भस्म है इनके प्रकार कौन कौन से हैं, मतलब जल में विलय भस्म कौन से हैं और जल में अविलय भस्म कौन से हैं। तो देखिए जल में जो विलय हैं उनमें है पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग NaOH कहते हैं। अगर जल में विलय देखा जाए तो ये है जिंक ऑक्साइड जिसको हम लोग ZnO कहते हैं। अगला है जल में विलय जो भस्म है ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है KOH। तो ध्यान दीजिएगा चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब जल में विलय भस्म हैं। वहीं अगर देखा जाए जो जल में अविलय हैं तो वो है ZnO जिसको हम लोग जिंक ऑक्साइड कहते हैं, और है फेरस ऑक्साइड जिसको हम लोग FeO कहते हैं। तो क्या है, ये सब जल में अविलय हैं। अब अगला कुछ एग्जाम्पल और दिए गए हैं, इनको जान लेते हैं। तो देखिए जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, ये भी जल में विलय है। अगला है अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसको NH4OH कहते हैं, ये भी जल में विलय है। जबकि देखिए जो फेरिक ऑक्साइड है जिसको Fe2O3 कहते हैं, ये जल में अविलय है। अगला है फेरस हाइड्रोक्साइड जिसको FeOH का होल ट्वाइस कहते हैं, ये भी जल में अविलय है। अब अगला देखिए लवण के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए पहला इसमें ये कह रहा है जल में अविलय क्षारक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो ये लवण व जल बनाते हैं। अगले में कह रहा है जो खाने का नमक होता है जिसको हम लोग NaCl कहते हैं, ये किससे निर्मित होता है, तो ये मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से ये मिलकर बना होता है। मतलब अम्ल क्षार की जब क्रिया होती है तो उससे ये बनता है। अब अगला देखिए अगले में कह रहा है जो एंटासिड होता है ये होते क्या हैं, तो ये भस्म होते हैं जिनको बेश कहते हैं। और देखिए एंटासिड का अर्थ होता है वैसे पदार्थ जो एसिड के विपरीत कार्य करें, तो उन्हीं को एंटासिड कहा जाता है। अब अगला देखिए अगले में ये कह रहा है जो आयोडोनीकृत हैं जिसको आयोडोनाइज्ड कहते हैं लवण, ये क्या होते हैं, तो ये पोटेशियम आयोडाइड होते हैं जिसको हम लोग KI के नाम से भी जानते हैं। अब अगले में कह रहा है इनो लवण को जल में डालने पर बुलबुले किसकी उपस्थिति के कारण बनते हैं, तो ये बनते हैं CO2 की उपस्थिति के कारण। अब अगला देखिए जो pH वैल्यू होते हैं, pH मान, इनको जान लेते हैं। तो देखिए पहला इसमें कह रहा है pH की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, ये किया था डेनिश रसायन शास्त्री, इनका नाम था सोरेन पेंडर लाडिज सोरेनसन। इन्होंने ही 1909 में जो pH वैल्यू है इसकी अवधारणा को सबसे पहले प्रस्तुत किया था। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है जो pH वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो ध्यान दीजिएगा ये एक संख्यात्मक मान होती है जो पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। अगले में कह रहा है जो pH होता है किससे संबंधित होता है, ये तो ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से ये संबंधित होता है। अगले में कह रहा है pH वैल्यू का मान किस सांद्रता के व्युत्क्रम के लघुगुणक के बराबर होता है, तो ये हाइड्रोजन आयन जिसको हम लोग H+ कहते हैं इसी के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगुणक के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है pH = log 1/H+ है, तो मतलब ये जो इसका व्युत्क्रम है लघुगुणक के रूप में ये दिया गया है। अब इसी H+ को ऊपर ले जाएंगे तो ये log जो होगा वो नेगेटिव में हो जाएगा, H+ यहाँ पे हो जाएगा। अब अगला देखिए अगले में ये कह रहा है जो pH वैल्यू है इसका मान किस संख्याओं के मध्य होता है,
तो ये 0 से 14 के मध्य होता है। कह रहा है जिन विलयनों के जो pH मान है वो 7 से कम होते हैं वे अम्लीय होते हैं, और जिनके मान जो होते हैं 7 से अधिक होते हैं वो क्षारीय विलयन कहलाते हैं। अब अगला इसमें ये कह रहा है जो उदासीन विलयन होते हैं उनके pH वैल्यू कितने होते हैं, तो ये 7 होते हैं। मतलब अगर कोई विलयन उदासीन है तो उसका pH वैल्यू 7 होगा। अब अगला देखिए, अगले दिया गया है जो प्रमुख पदार्थ हैं उनका pH मान क्या क्या है। तो देखिए जो नींबू है इसका pH मान होता है 2.2 से 2.4 के मध्य। अगला है सिरका, इसका pH मान होता है 2.4 से 3.4 के मध्य। अगला है शराब, इसकी pH वैल्यू होती है 2.8 से 3.8 के मध्य। टमाटर का जूस देखा जाए तो ये 4.0 से 4.4 के मध्य इसकी pH वैल्यू होती है। बियर की बात की जाए तो ये 4.0 से 5.0 के मध्य इसकी pH वैल्यू है। कॉफ़ी की बात की जाए तो ये 4.5 से 5.5 के मध्य है। मानव मूत्र की बात की जाए तो 5.5 से लेके 7.5 के मध्य इसकी pH वैल्यू होती है। दूध की बात की जाए तो ये होती है 6.4। अगला देखिए जो मानव का लार होता है उसकी pH वैल्यू होती है 6.5 से 7.5 के मध्य। मानव रक्त का देखा जाए तो ये होती है 7.3 से 7.5 के मध्य। ध्यान दीजिएगा, अब ये 7 से ज़्यादा हो गया है तब ये क्या हो जाएगा, ये क्षार हो जाएगा। अब अगला देखिए, अगले में ये कह रहा है जो अत्यधिक अम्लीय मिश्रण होगा अगर इसकी pH वैल्यू पूछी जाए वो कितनी होगी, तो ये होगी 0, क्योंकि जब 0 की तरफ आएंगे तो अम्लीयता बढ़ती जाती है। जैसे हम लोग 0 से अधिक जाते जाते हैं, मतलब 7 की तरफ जाएंगे तो अम्लीयता कम होती जाती है। अब अगला देखिए, अगले में क्वेश्चन में ये कह रहा है जो यूनिवर्सल इंडिकेटर हैं वो हैं क्या। तो सटीक pH को मापने के ये संकेतक होते हैं जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं। अगले में कह रहा है यदि किसी लवण का जो pH मान है वो 0 है तो वो लवण होता है, तो उसको हम लोग प्रबल एसिड और कमज़ोर बेस के नाम से उसको जानते हैं। अब अगला ये कह रहा है किस पदार्थ का pH मान 0 से सबसे करीब होता है, तो ये होता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग HCl, ये काफ़ी ज़्यादा अम्लीय होता है। अगले में कह रहा है किसी घोल का pH मान 3 से 6 तक बदलता है तो इसमें जो H+ आयन होगी उनकी सांद्रता कितनी होगी, तो ये 1000 गुना कम हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे हम लोग 3 से 6 की तरफ बढ़ते जाएंगे तो क्या होगी, जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी वो कम होती जाती है। इसलिए कहा जाता है जो इनकी अम्लीय प्रवृत्ति है वो भी कम होती जाती है। अब अगला देखिए, अगले में ये कह रहा है उस विलयन का pH मान क्या होगा जिसके हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो होगी 1 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर, तो ये होगी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 5। अगले में कह रहा है जो यहाँ पे पावर 5 है यही यहाँ पे वैल्यू जो है वो काउंट की जाती है। अगले में कह रहा है जो प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार हैं इनके लवणों का pH मान कितना होता है, तो ये होता है 7। अगले में कह रहा है pH वैल्यू अगर 7 से 14 की ओर बढ़ने पर क्या प्रदर्शित करेगा, तो ये OH आयनों की सांद्रता में वृद्धि को प्रदर्शित करेगा। मतलब 7 से 14 की तरफ जैसे जैसे जाएंगे तो क्या होगा, जो क्षारीयता है वो बढ़ती जाएगी और जो OH आयन की सांद्रता है ये भी बढ़ती जाएगी। इसी वजह से होता है जैसे जैसे OH जो नेगेटिव है इसकी सांद्रता बढ़ेगी तो इसी वजह से जो क्षारीयता है वो बढ़ती जाती है। जैसे अभी हम लोगों ने पीछे देखा था हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जिसको हम लोग H+ कहते हैं, इसकी अगर सांद्रता बढ़ती जाएगी तो अम्लीयपन बढ़ता जाएगा। OH की अगर ये सांद्रता बढ़ती जाएगी तो इसमें क्षारीयता बढ़ती जाएगी। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है मैग्नीशिया दूध का जो pH मान होता है वो कितना होता है, तो ये 10 होता है। अगले में कह रहा है यदि किसी लवण का pH मान 12 है तो वह लवण होगा, तो ये दुर्बल अम्ल होगा और प्रबल क्षार होगा। अब अगला देखिए कुछ रासायनिक यौगिक हैं, इनके व्यवहारिक नाम क्या है और रासायनिक नाम क्या है इनको जान लेते हैं। तो देखिए व्यवहारिक नाम में हम लोग इसको वॉशिंग सोडा कहते हैं। रासायनिक नाम में इनको जाना जाए तो इनको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। अगले में कह रहा है जो कास्टिक सोडा है ये व्यवहारिक नाम है, इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्यवहारिक नाम है नीला थोथा और इसको हम लोग कहते हैं रासायनिक रूप में कॉपर सल्फेट। अगला है हाइपो, ये हम लोग का व्यवहारिक नाम है। अब अगला इसी में रासायनिक नाम देखा जाए तो इसको सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहते हैं, इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। बेकिंग सोडा को क्या कहा जाता है रासायनिक रूप में, तो इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड इसको कहते हैं। अब अगला है एप्सम सॉल्ट, ये क्या है, ये व्यवहारिक रूप है, इसका रासायनिक नाम है मैग्नीशियम सल्फेट। उर्वरक का देखिए क्या नाम है, तो ये है पोटेशियम सल्फेट। तो ध्यान दीजिएगा जो उर्वरक है वो व्यवहारिक नाम है और इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम सल्फेट। अब अगला कह रहा है जो फोटोग्राफी होता है इसको हम लोग पोटेशियम ब्रोमाइड, इसका रासायनिक नाम होता है। अगला है वेकरी, तो ये पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। बारूद क्या होता है, तो ये पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से इसको रासायनिक रूप में जानते हैं। अब अगला देखिए अगला क्या है, तो देखिए यहाँ से अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है जो कि है धातु में धात्विक यौगिक एवं उनके अनुप्रयोग। इसको हम लोग दूसरे चैप्टर में कवर करेंगे। तो मिलते हैं दूसरे चैप्टर में एक नए टॉपिक के साथ।